देखिए आप पल पल न्यूज़ को मैं समझ रहा हूं और आपके सवालों को भी समझ रहा हूं। आप बड़ा चिंता कर रहे हैं इन सवालों पे। देखिए, आजम खान साहब एक सीजन्ड नेता थे। हिंदुस्तान में वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। वो कैबिनेट मंत्री रहे, आज भी सिटिंग एमपी हैं। उनका सवाल अपराध से कहीं कुछ था ही नहीं। लेकिन जब आजम खान जैसी शख्सियत पर 100 से अधिक मुकदमा लिखा जा सकता है और जेल में सड़ने मरने के लिए मजबूर किया जा सकता है, पत्नी को, बेटे को, उनको, और उसी तरह का दूसरे पे आरोप है। उनके शिक्षा मंत्री जी अपने भाई का अपॉइंटमेंट करा दिए नकली सर्टिफिकेट बनवा करके नकली कोटे में, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। तो मुख्तार अंसारी, आजम खां या और भी कोई, हम तो ये मानते हैं कि मुख्तार अंसारी जैसे हजारों लाखों लोग सताए जा रहे हैं। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और उसी को लेकर के अभी से तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने में लगी है। पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 2017 में जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कितना उसमें कामयाबी उसे मिली है और कितने उसने वादों को पूरा किया है। आज इसी पर हमसे बात करने के लिए गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं 5 सालों में जो योगी आदित्यनाथ जी का रिपोर्ट कार्ड है, कितना पास उसमें हुए हैं, कितना फेल हुए हैं? क्योंकि पार्लियामेंट में तो खड़े होकर के ये दलील दे दी गई है कि ऑक्सीजन से कोई मौतें ही नहीं हुई। हाँ, देखिए, जो कुछ पटल पर है, मीडिया के माध्यम से जो परोसा जा रहा है या विज्ञापनों के जरिए पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर, आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, पूरे दिल्ली में घूम लीजिए, बड़े बड़े पोस्टर जिस पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर है। यूपी नंबर 1। अब दिल्ली एयरपोर्ट पर यूपी नंबर 1 का मतलब समझ में नहीं आता। इस विज्ञापन का करोड़ों रुपया इस पे पानी की तरह बहाया गया, पूरे दिल्ली में पोस्टर लगे हुए हैं। ये होल्डिंग्स इस बात का खुद सबूत हैं कि इन्होंने जो कुछ जनता के बीच में कहा, उसका कुछ भी अंश भी इन्होंने करके नहीं दिखाया। इसलिए उल्टे सीधे मुद्दों को गर्म करने का प्रयास होता है या हो रहा है। एक बार भी योगी जी से आप या कोई भी मीडिया का चैनल, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि ज़रा पूछ लीजिए कि योगी जी, जब आपने शपथ लिया था तब आपने कहा था 31 मार्च तक उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, 31 मार्च 2018 तक। ज़रा पूछ लीजिए कि ये 2021 का जुलाई का महीना खत्म हो रहा, आज 30 जुलाई है, क्या ये बात जो आपने कही थी ये हवाई थी, जुमला था, या इस दिशा में आपने कुछ किया भी? क्योंकि सड़कों की तो हालत ऐसी है कि धान की रोपाई कर दी जाए, और जो कुछ भी इन्होंने कहा, जिस तरह से अपने इस 4.5 साल से अधिक हो गया, इनका कार्यकाल लगभग समाप्त हो चला है, कहा कुछ, किया कुछ। और सच तो ये है कि कुछ किया ही नहीं। अगर कुछ किया, उपलब्धि है, तो उपलब्धि यह है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरह ध्वस्त हो गई। जातिवाद इतना बड़े पैमाने पे हुआ,
जिस पर भी जात पात का इल्जाम लगता रहा आज तक, इनके घोर जातवादी रवैये के चलते आज हर तरफ इन्हीं की चर्चा है। और जिसका नतीजा ये है कि सरकारी मशीनरी में जो लोग हैं वो भी बड़े हतोत्साहित हैं। काम करने का उन्हें अवसर नहीं दिया जा रहा, जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर दिया गया है। टीम 11 जिसमें 10 अधिकारी और एक माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से ये कोविड की महामारी का प्रकोप हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, तो अब टीम 11 ही चला रही है प्रदेश को। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि जनता से जुड़ी हुई समस्याएं कहीं सुनी नहीं जाती। भारी बड़े पैमाने पर जनता में असंतोष है, हर तरफ लूट है, घूसखोरी है, बेईमानी है। ब्लॉक मुख्यालय हो, तहसील मुख्यालय हो, जिले की कचहरी हो, कहीं भी कोई एक साधारण आदमी अपने काम के लिए जाए तो जायज़ काम के लिए भी बिना पैसा दिए कोई सुनवाई नहीं, और नाजायज़ काम भी अगर उसके पास पैसा है तो वो कर दिया जाएगा। बीते 5 सालों में जो रिपोर्ट कार्ड है वो तो जनता के सामने है, पर इन बीते 5 सालों में नफरत की राजनीति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। और जैसे ही चुनाव नज़दीक आए हैं तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें इसका जिम्मेदार बता दिया जा रहा है। क्या जनसंख्या नियंत्रण के बहाने जो नफरत की राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी 2022 चुनाव में कामयाब हो पाएगी उत्तर प्रदेश में? ये निर्भर आप लोगों पे करता है, मीडिया के भाइयों पे। ये उनका एजेंडा है और प्रश्न भी उसी एजेंडे पे किया जाएगा जो उनका एजेंडा है। चलाया भी वही जाएगा, क्योंकि जब आप सवाल पूछोगे तो दूसरा जवाब देगा, तो उस एजेंडे को चलाया जाएगा। वो उस एजेंडे से हटाना चाहते हैं ध्यान, और मीडिया भी उसमें रोल प्ले करता है। कोई ये पूछने को तैयार नहीं कि 62 रुपये लीटर जब पेट्रोल था तो आज 108 रुपये लीटर पेट्रोल कहाँ पहुँच गया। कोई ये पूछने को तैयार नहीं कि 50 रुपये लीटर डीजल और आज डीजल की कीमत 100 रुपया। कोई भी ये पूछने को तैयार नहीं कि जो सरसों का तेल 50, 55 और 60 रुपये के रेट में था, आज उसकी कीमत 210 रुपया, 215 रुपया है। रिफाइन ऑयल 210 रुपया, 215 रुपया है। आम इंसान के ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ों पर बहस और प्रश्न, अगर इस पे जो जनता चाहती है चर्चा कराना, सड़कें बनी नहीं, गड्ढा मुक्त हुई नहीं, 10 रुपये में आप भोजन कराने का वादा किए, लेकिन 10 रुपया तो छोड़ो, आज 1 जून की रोटी के लिए गरीब तरस रहा है। जो कुछ बची कुछ कसर थी, आपने अभी जो ये मुद्दा बताया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, इसको आप कहीं एक जगह केंद्रित कर दो, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये नहीं है। ज़मीनी हकीकत ये है कि भारत में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 12 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे जीवन करने वाले परिवार निवास करते हैं। 12 करोड़ परिवार का मतलब हुआ 60 करोड़ जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। अब इस जनता के लिए इनकी सरकार में कुछ हुआ या नहीं, इसके पहले की सरकारों ने व्यवस्था दी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को अंत्योदय कार्ड के नाम पर लाल कार्ड दिया गया, मुफ्त राशन मिलता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सफेद कार्ड दिया गया, बीपीएल कार्ड जिसको कहते हैं। उनको पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, उनके आवास बनने की सुविधा और तमाम
राशन की सुविधा, ये सारी सुविधाओं का प्रबंध पहले से ही है। अब सवाल ये है कि ये जो 12 करोड़ परिवार सरकार की इस सुविधा को प्राप्त कर रहा है, इस 12 करोड़ परिवार से जनसंख्या नियंत्रण कानून के माध्यम से उनके मुंह से रोटी का निवाला छीनने का इस सरकार का एक प्रयास है। आप चले जाइए अपने गांव में या किसी गांव में, कौन है बीपीएल कार्ड वाला, कौन है अंत्योदय कार्ड वाला? वही गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के कमजोर वर्ग के लोग जो मजदूरी करके अपने बच्चों का जीवन पालते हैं, उन्हीं के लिए तो ये सुविधाएं थी। और मैं आपको चुनौती दे के कहता हूं, आपके चैनल को या भारत के सभी चैनल को, कि इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से न देखिए। चले जाइए राजभर की बस्ती में, चले जाइए निषादों की बस्ती में, चले जाइए चौहानों की बस्ती में, चले जाइए पटेलों की बस्ती में, चले जाइए चमार भाइयों की बस्ती में, दुसाध भाइयों की बस्ती में, धोबी की बस्ती में, वाल्मीकि की बस्ती में, खटिक की बस्ती में। आप जाइए तो इन गरीबों की बस्तियों में, आपको पता चलेगा कि 95% ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में 2 से अधिक बच्चे हैं। और ये कार्ड जो 12 करोड़ कार्ड बांटा गया है बीपीएल का और अंत्योदय का, ये कार्ड इन्हीं 12 करोड़ लोगों में हो सकता है कुछ परसेंटेज इसमें माइनॉरिटी के लोगों की भी हो, लेकिन 90% से ज्यादा इसमें यही आदिवासी, दलित और पिछड़े और गरीब तबके के लोग हैं। इनके मुंह से रोटी का निवाला छीनना है। जब आप कहेंगे कि उन्हें सरकारी सुविधा से वंचित किया जाएगा जिनके परिवार में 2 से अधिक बच्चे हैं, सबके मुंह का निवाला, उसकी रोटी आपने छीन लिया। सबके मुंह से निवाला छीनने का काम तो योगी सरकार कर ही रही है, पर एक डर की राजनीति भी इसमें योगी सरकार ने लोगों को डराने की कोशिश की है कि जो भी सड़क पर निकल कर के आएगा उस पर एनएसए, यूएपीए जैसे कानून के तहत उन्हें जेल की सलाखों के पीछे सड़ा दिया जाएगा, और जो जनप्रतिनिधि आवाज़ उठा रहे हैं उन पर इतने मुकदमे लादे जाएंगे कि वो फिर आवाज़ ही ना उठा पाए। असल में फिर जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो जिंदा कहाँ रह पाएगा? देखिए, जिन लोगों के हाथ में देश की जनता ने देश को सौंप दिया, अब वो ईवीएम की कलाकारी थी या गरीबों के वोट का विभाजन, जो भी वजह रही हो, अब सत्ता जिनके हाथ में है, यह लोग शपथ तो संविधान की लेते हैं लेकिन आचरण संविधान के विपरीत करते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे भारत में गणतंत्र ही समाप्त कर दिया गया है। उलझाने के लिए सवाल सामने लाए जाते हैं और मीडिया सबसे बड़ा सहायक बनता है उन्हीं उलझे हुए मुद्दों पे बहस करने का। अब चाहे धर्मांतरण का सवाल आए या जनसंख्या नियंत्रण का सवाल आए या कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कड़ी कार्रवाई का सवाल आए, इन सारे सवालों पर सरकार चाहती है बहस जारी रहे। ये बहस न हो कि महंगाई कहाँ पहुँच गई, रोजी रोटी, कपड़े और मकान की समस्या पर चर्चा न हो। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान और ये मुद्दे ये चर्चा में रहेंगे तो योगी बाबा जो गंगा जल से धुलवा करके उस पवित्र घर में जिसे मुख्यमंत्री आवास कहा जाता है उसमें प्रवेश किए थे, अब उनसे वो सवाल जनता नहीं पूछ पाएगी कि योगी बाबा आपके राज में तो गरीब असुरक्षित नहीं है, उसकी इज्जत और सुरक्षित नहीं है, लड़कियों के साथ बलात्कार होता है और आधी रात को उनका शव भी जला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की जो भयावह तस्वीर है, अधिकारी और कर्मचारी लूट में मस्त हैं, और ऐसी स्थिति में अपने इन सवालों से बचने के लिए जिन मुद्दों को वो आगे करना चाहते हैं उस पर बहस होती है। हालांकि जनता खोज रही है
कि आओ किसानों का जो ये आंदोलन है, विश्व में आज की तिथि में इतना बड़ा आंदोलन इतने लंबी अवधि से कहीं नहीं चल सका, किसी मुद्दे को लेकर नहीं चल सका। ये संवेदनहीन सरकार है जो किसानों की इस समस्या से आंख बंद करके बैठी हुई है। इसका खामियाजा इनको देखने को मिल रहा है। आप जरा पूछ लीजिए, अगर देश संकट में है, आर्थिक संकट की स्थिति है, कर बढ़ाए जा रहे हैं, वसूलियां जारी हैं, सारे विकास कार्य ठप हैं, तो बताइए ना, हमारे राजा के लिए तो इतना बड़ा महल यहाँ था, उस महल के रहते हुए क्या जरूरत थी कि वो ऐतिहासिक धरती जो राष्ट्रपति भवन से लेके और इंडिया गेट के बीच में थी, वो सेंटर दीप्ता आज खन करके फेंक दी गई। वहाँ महाराज का महल बनाने की क्या जरूरत थी? 20,000 करोड़ रुपया इस पर व्यय करने का क्या उचित है? कोई पूछे इस सवाल पर कि हमारी पार्लियामेंट या हमारा जो सचिवालय था उसके भवन में कितनी बार भूकंप आया, एक तिनके के बराबर कहीं खराश नहीं आई। क्या वजह है कि उस शानदार इमारत के रहते हुए आज दूसरा सचिवालय भवन बनाया जा रहा? ये हमारी अय्याशी नहीं तो और क्या है कि हम विश्व के उन महान देशों के राष्ट्राध्यक्षों का मुकाबला करने के लिए अपने लिए 10,000 करोड़ रुपए का विमान खरीद रहे हैं। ये विलासिता नहीं तो और क्या है, जब देश में यह संकट की स्थिति है कि हम देशवासियों को वैक्सीन का टीका भी समय पर नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, तो दुनिया में उस टीके को बांट के ढिढोरा पीटने का क्या जरूरत थी? ये सवाल क्यों नहीं उठाया जाता कि तीसरी वेव से लड़ने के लिए क्या तैयारी है? दूसरी वेव को आपने मजाक में उड़ाया। मैं गाजीपुर से आता हूं। गाजीपुर में गंगा के तट पर जो दृश्य था वो बयान के बाहर है। लाशें ही लाशें तैर रही थी। परिजनों को ईंधन तक नहीं मुहैया हो सका कि वो अपने शवों को जला लेते। ऐसी भयावह स्थिति 5 और 10 किलोमीटर दूर से ही दुर्गंध से लोगों का जीना हराम हो गया था। वो गंगा जल जिसे पवित्र मानकर लोग अपने घरों में छिड़काव करते थे, उनकी आस्था को ऐसा धक्का लगा कि गंगा में नहाना लोगों ने छोड़ दिया, उसकी मछली खाना छोड़ दिया। और सरकार इन विषयों पर चर्चा न करके, आप सदन में कह दीजिए ऑक्सीजन के बगैर नहीं मरा। दुनिया जानती है। अभी मुद्दा गर्म है, आप देश में जासूसी करा रहे हो। हमारे संविधान में, कानून में इजाजत नहीं है। इजराइल और उस देश में ये जो बना, उसको उन्होंने कहा कि हम बेचा है भारत सरकार को, और भारत सरकार कहती है हमने किसी का टेप नहीं किया। फ्रांस में जांच बैठ गई, इसराइल बैठ के जांच कराने को तैयार है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर आप लाए, उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, राजनीतिक हित के लिए कर रहे हैं, न्यायपालिका को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ तक कि सेना के अधिकारियों का भी आपने टेप किया, समाचार पत्रों के लोगों का आपने टेप किया। ये सब चल रहा है। तो इन सवालों पर बात होनी चाहिए। अगर उसको समेट के एक मुट्ठी में, ये बीजेपी का एजेंडा है, वो चाहते हैं कि बात कीजिए ओवैसी साहब पर। सबसे पहले आप किसी बीजेपी के ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता से पूछिए ओवैसी साहब कैसे हैं, उसके चेहरे पे अजीब खूबसूरत सी रोशनी नजर आएगी। खुश हो जाता है कि एक ऐसा नाम है जो शायद हमारी बैतरनी को पार कर दे। उन्हें मालूम है वो डूब रहे हैं। उन्हें मालूम है कि उनकी अपनी खुद की गठरी मात्र 24 वोटों की गठरी है, उसमें 32 वोट उन्होंने हासिल कर लिया था मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों को आकर्षित करके। आ जाओ ओम प्रकाश राजभर जी, आ जाओ चौहान साहब, आ जाओ निषाद साहब, आ जाओ पटेल साहब, आ जाओ जाट भाई, गुजर भाई, हम सबको हक देंगे, हिस्सा देंगे, अधिकार देंगे, सम्मान देंगे। लेकिन उनके साथ जो व्यवहार किया
उनका वोट ले लिया, उनके वोट के बल पे सरकार बना लिया। मौर्य समाज, केशव मौर्य, जिसका चेहरा लगाया पोस्टर पे आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, योगी का तो नामो निशान नहीं था। योगी साहब तो पार्लियामेंट के एक मेंबर थे। 2017 में मोदी के 2014 में मोदी जी के चुनाव में जो 65 लोग जीत के आए एनडीए के, उनमें एक योगी जी भी थे। 2014 के बाद 2017 तक तो उन्हें किसी कमेटी का चेयरमैन तक नहीं बनाया गया। मंत्रिपरिषद तो दूर की बात है, न पार्टी में किसी संगठन में रखा गया। उनकी तो लॉटरी खुल गई 2017 में। अब जिसने भी उनकी पैरवी की और उनको बैठाया गया। काम तो वो कर रहे हैं, काम वो चला रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र के रास्ते वाला काम नहीं है। वो विरोधी राजनीतिक लोगों को दमन कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं। आम पब्लिक देख रही है कि लूट खसोट का वातावरण है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महंगाई बढ़ी हुई है, गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं है, अधिकारी लूट रहा है। अधिकारी लुट रहे हैं। इसी के साथ साथ सवाल उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है कि योगी सरकार की जो मुख्तार अंसारी को लेकर के रवैया है, आजम खान को लेकर के जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए आप पल पल न्यूज़ को मैं समझ रहा हूं और आपके सवालों को भी समझ रहा हूं। आप बड़ा चिंता कर रहे हैं इन सवालों पे। देखिए, आजम खान साहब एक सीजन्ड नेता थे। हिंदुस्तान में वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। वो कैबिनेट मंत्री रहे, आज भी सिटिंग एमपी हैं। उनका सवाल अपराध से कहीं कुछ था ही नहीं। लेकिन जब आजम खान जैसी शख्सियत पर 100 से अधिक मुकदमा लिखा जा सकता है और जेल में सड़ने मरने के लिए मजबूर किया जा सकता है पत्नी को, बेटे को, उनको, और उसी तरह का दूसरे पे आरोप है। उनके शिक्षा मंत्री जी अपने भाई का अपॉइंटमेंट करा दिए नकली सर्टिफिकेट बनवा करके नकली कोटे में, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। तो मुख्तार अंसारी, आजम खान या और भी कोई, हम तो ये मानते हैं कि मुख्तार अंसारी जैसे हजारों लाखों लोग सताए जा रहे हैं, हम उन सब के प्रति अपना दुख, अपना दर्द व्यक्त करते हैं, जिनको इस सरकार ने जानबूझ करके राजनीतिक दुर्भावना के चलते उन पर झूठे मुकदमे लगा करके उनको जेलों में बंद कर रखा है। आप कभी एक सवाल पूछ लीजिए, अपने आप से पूछ लीजिए कि वो योगी आदित्यनाथ जिनकी आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, हमें तो शर्म आती है अगर हमसे कोई कह दे कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में अगर आपको ये अवसर दिया जाए कि आप अपने ऊपर लगे मुकदमे वापस कर लो, तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप को चाहूंगा कि न्यायालय में उसका परीक्षण हो। अपनी कलम से उन मुकदमों को वापस नहीं लूंगा। कौन सी नैतिकता की बात है? खुद योगी और उनके मंत्रिमंडल के तमाम वरिष्ठ लोग, उन्होंने एक जो स्वयंभू संगठन बना रखा है, करणी सेना और हिंदू वाहिनी, इससे जुड़े वो तमाम लोग जो दंगों के मुकदमों के आरोपी हैं, जो हत्या के आरोपी हैं, हत्या के प्रयास के आरोपी हैं, आगजनी के आरोपी हैं, लूट के आरोपी हैं, हर तरह के संगीन अपराधों के आरोपी हैं। खुद योगी आदित्यनाथ भी, संविधान कहता है, कानून कहता है कि अगर आपके खिलाफ आरोप लगा तो विवेचना होगी, चार्जशीट लगी तो न्यायालय में ट्रायल होगा, दोषी हैं निर्दोष है न्यायालय तय करेगा। योगी जी, आजम खां, मुख्तार अंसारी और अपने दूसरे राजनीतिक विरोधियों का मुकदमा तो चाहते हैं न्यायालय में ट्रायल हो, और अपना नैतिकता है तो, हिम्मत है तो मैं चुनौती देके कहता हूं, अपना और अपने साथियों का भी मुकदमा न्यायालय में ट्रायल करा दो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तमाम सबूत हैं, न्यायालय संज्ञान ले चुका है। अब आपके खिलाफ जब मुकदमा शुरू होना है तो आप मुकदमा वापस लेते हो, क्या तो
प्रदेश की सरकार को अधिकार है। अरे नैतिकता भी कहीं है, शर्म भी कहीं है, इंसानियत भी कहीं है। दूसरे के झूठे मुकदमे का ट्रायल होगा और तुम्हारे ऊपर जो मुकदमे हैं उन मुकदमे को तुम खुद उठा लोगे। प्रदेश की जनता भली भांति इन चीजों से वाकिफ हो चुकी है। प्रदेश की जनता जो है भली भांति इन चीज़ों से वाकिफ हो चुकी है। चाहे बात की जाए उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ जी की सियासत की, तो 5 साल में बुरी तरीके से विफल साबित हुए हैं और उस विफलता को छुपाने के लिए तो कभी आजम खान, कभी कानून जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के मुद्दा बना करके उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को गुमराह करने की लगातार कोशिश योगी सरकार द्वारा जारी है।